अब आइए कंपनियों पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ई कॉमर्स कंपनी मीशो की। कंपनी से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि शुरुआती निवेश एलिवेशन कैपिटल करीब 1200 करोड़ की ब्लैक डील के जरिए अपनी हिस्सेदारी का कुछ हिस्सा बेचने की तैयारी में है। जून 2026 तक एलिवेशन कैपिटल के पास मीशो में 12.04% हिस्सेदारी थी। अब सवाल ये है कि इसका मतलब क्या है। जब कोई शुरुआती निवेशक कई वर्षों तक निवेश बनाए रखने के हिस्सेदारी बेचता है तो इसे प्रॉफिट बुकिंग या पोर्टल एग्जिट माना जाता है। ये जरूरी नहीं है कि कंपनी के बिजनेस में कोई कमजोरी हो। अक्सर वेंचर कैपिटल कंपनियां कई वर्षों तक निवेश रखने के बाद अपना पैसा निकालती है ताकि निवेशकों को रिटर्न दिया जा सके। अगर ये ब्लैक डील सफल रहती है तो बाजार की नजर इस बात पर होगी कि खरीदार कौन है और किस कीमत पर डील होती है। महारत्न गवर्नमेंट कंपनी ने जून तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर लगभग 0.69% से बढ़कर 8,852 करोड़ रहा। रेवेन्यू में बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन एबिटा और ऑपरेटिंग मार्जिन में गिरावट आई है। इसका मतलब यह है कि कंपनी की बिक्री तो बढ़ी लेकिन लागत भी बढ़ी, जिसके कारण मुनाफा का मार्जिन दबाव में आ गया है। इसके अलावा कंपनी ने ₹5.50 प्रति शेयर का डिविडेंड की घोषणा भी की है। डिविडेंड निवेशकों के लिए पॉजिटिव खबर मानी जाती है क्योंकि इससे कंपनी की मजबूत कैश फ्लो स्थिति का संकेत मिलता है। अब निवेशकों की नजर इस बात पर होगी कि आने वाले महीनों में कोयले की मांग और कीमतें कैसी रहती है। अब बात करते हैं देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की। कंपनी ने अपने टॉप मैनेजमेंट में बड़ा बदलाव किया है। गौरव नेगी को माइनिंग डायरेक्टर का सलाहकार नियुक्त कर दिया गया है, जबकि किरण थदिमरी कंपनी के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी सीएफओ बने हैं। किसी भी बड़े कंपनी में सीएफओ की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वही कंपनी की फाइनेंशियल रणनीति, लागत नियंत्रण, कैश फ्लो और निवेश योजनाओं को संभालते हैं। इसलिए निवेशकों की नजर नए मैनेजमेंट की रणनीति पर रहेगी। अब चलते हैं टीवीएस मोटर की। और कंपनी ने अपने सहायक कंपनी टीवीएस क्रेडिट सर्विस में 4.4% की बढ़ोतरी कर दी है, अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीद ली है। इस डील की कुल कीमत 711 करोड़ है। इसका मतलब यह है कि टीवीएस अब अपनी फाइनेंशियल बिजनेस पर और ज्यादा नियंत्रण चाहती है। टीवीएस क्रेडिट वाहन खरीदने वालों को लोन उपलब्ध कराती है। जितना मजबूत ये बिजनेस होगा उतना ही कंपनी का नॉन ऑटो रेवेन्यू बढ़ सकता है। अब बात करते हैं वोडाफोन आइडिया यानी वीआई की। कंपनी 6 टेलीकॉम सर्किलों में खत्म हो रही है। वैलिडिटी का नवीनीकरण नहीं करने पर विचार कर रहे हैं। इन लाइसेंसों की वैधता 5 सितंबर 2026 को समाप्त होगी। यह फैसला कंपनी की लागत कम करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। हालांकि इसका असर उन क्षेत्रों में नेटवर्क कवरेज पर पड़ सकता है, इसलिए निवेशकों की नजर कंपनी की आगे की रणनीति पर बनी रहेगी। टाटा केमिकल के कंपनी इस तिमाही के मुनाफे से सीधे घाटे में पहुंच गया है। पिछले वर्ष जहां कंपनी 252 करोड़ रुपए का मुनाफा था, वहीं इस बार 17 करोड़ रुपए का नेट लॉस दर्ज किया है। ये बहुत बड़ी नुकसान है। कंपनी ने इसके 3 प्रमुख वजह बताई है। कम बिक्री वैल्यू, दूसरे सोर्स से कम आय और जॉइंट वेंचर से कमजोर कमाई। ये संकेत देता है कि फिलहाल केमिकल सेक्टर में प्रोसेसिंग का दबाव बना हुआ है। अब सिगरेट और तंबाकू प्रोडक्शन बनाने वाली कंपनी में उम्मीद से कमजोर नतीजे जारी किए हैं। रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में गिरावट दर्ज हुई है। जनवरी में बढ़ी हुई एक्साइज ड्यूटी सीधा असर कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन पर देखने को मिला। अगर टैक्स का दबाव आगे भी बना रहता है तो आने वाले महीनों में भी कंपनी की कमाई प्रभावित हो सकती है। अब बात करते हैं टाटा पावर की। कंपनी ने बाजार की उम्मीद से बेहतर तिमाही नतीजे पेश किए हैं। नेट प्रॉफिट 11% बढ़कर 1401 करोड़ रहा। अब बात करते हैं दूसरे शेयर की। तो रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसमिशन और जनरेशन बिजनेस ने शानदार परफॉर्म किया है। हालांकि ऑपरेटिंग मार्जिन पर कुछ दबाव बना रहा, इसके बावजूद निवेशकों के लिए ये रिपोर्ट पॉजिटिव मानी जा रही है क्योंकि कंपनी लगातार ग्रीन एनर्जी पर
फोकस बढ़ा रही है। इसके बाद हम दूसरे शहर की बात करेंगे तो टाटा मोटर गुजरात में आए भारी बाढ़ की वजह से कंपनी के शनान प्लांट और कई प्लेयर यूनिट्स प्रभावित हुए हैं। इसका असर पैसेंजर व्हीकल मॉड्यूल के प्रोडक्शन पर पड़ा है। अगर प्रोडक्शन लंबे समय तक प्रभावित रहता है तो कंपनी की बिक्री और डिलीवरी पर असर पड़ सकता है। हालांकि फिलहाल कंपनी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। अब बात करते हैं HDFC बैंक की। MSRDC डिपॉजिट मामले में बैंक ने अपनी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन पूरी कर ली है। बोर्ड ने कहा कर्मचारियों ने कारोबारी सीमाओं से आगे बढ़कर काम किया, लेकिन जांच में किसी गलत मंशा, निजी लाभ या धोखाधड़ी का कोई सबूत नहीं मिला। इस अपडेट से निवेशकों की एक बड़ी चिंता खत्म हुई है। कंपनी की बात करें तो रिसाइकलिंग बिजनेस से जुड़ी इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 14.1% बढ़कर 106 करोड़ रहा। ये लगातार मुनाफे की ग्रोथ का संकेत दे रहा है। रिसाइकलिंग सेक्टर में बढ़ती मांग का फायदा कंपनी को मिल रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक यानी BEL कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट बाजार के अनुमान से थोड़ा बेहतर रहे, हालांकि ऑपरेटिंग मार्जिन उम्मीद से कमजोर रहा। इसके साथ ही कंपनी शेयर पूंजी बढ़ाने के मंजूरी दी है। अगर भविष्य में कंपनी नए प्रोजेक्ट या फंड जुटाने की योजना बनाती है तो ये फैसला उसके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। वेल्सपुन क्रॉप कंपनी को अमेरिका से 960 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर के बाद कंपनी की कुल ऑर्डर बुक बढ़कर लगभग 25,750 करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। इतनी मजबूत ऑर्डर बुक भविष्य के रेवेन्यू ग्रोथ का संकेत देती है। ये खबर कंपनी के लिए बेहद पॉजिटिव मानी जा रही है। इसके बाद अडानी एनर्जी सॉल्यूशन कंपनी के क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट यानी QIP के जरिए फंड जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। QIP समिति ने 1698% शेयर का फ्लोर प्राइस तय किया है। QIP के जरिए जुटाए गए पूंजी का इस्तेमाल आमतौर पर नए प्रोजेक्ट कर्ज कम करने और विस्तार योजनाओं में किया जाता है। अब बाजार की नजर इस बात पर रहेगी कि कंपनी कितना फंड जुटाती है और इसका उपयोग किन परियोजनाओं में किया जाएगा। आज भी कई बड़े कंपनियां अपने जून तिमाही के नतीजे जारी करेंगे। इसमें शामिल है अंबुजा सीमेंट, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, सिटी यूनियन बैंक और कई अन्य कंपनियां शामिल हैं। सिर्फ नतीजों पर ही नहीं बल्कि मैनेजमेंट कमेंट्री और फ्यूचर गाइडेंस पर भी निवेशकों की खास नजर रहेगी, क्योंकि यही आने वाले महीनों में शेयरों की दिशा तय कर सकती है।